आगे करना है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कई सारे बच्चे होते हैं जो कि बाद में थोड़ा कनेक्टेड होते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो कि अकेला फील करते हैं। जैसे इनके साथ भी था कि मेरे सब सेशंस देखते थे 2x पे करके, 1.5x पे करके। तो नॉन टेक का जो पोर्शन, जो जीएस का पार्ट एक इंजीनियर के लिए पहाड़ होता है, केवल सर ईएससी जो एक बड़ा सेट है, इसी के अंदर गेट का भी सिलेबस आता है, इसी के अंदर एससीए आरआरबी के। अगर आपको पढ़ना है कि आप चाहते हो कि इनके बेसिक से पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी ले सकते हैं। आपकी तैयारी में मेरा आउट ऑफ 10 कितना योगदान रहा होगा? सर रेट तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ये अब एज भी हो गई है, एग्जाम्स बिल्कुल भी सही। निकलने हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन एजुकेशन। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे और आप लोगों की एज यूजुअल प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों चल रही होगी। आज का सेशन नहीं कोई एमसीक्यू है, ना ही कोई बच्चे बोल सकते हो कि आप लोग के लिए कोई सेशन ऐसा है जो कि एनालिसिस वाला सेशन है। ये प्योरली गाइडेंस रहने वाला है। गाइडेंस किससे बच्चे कि उस शख्स से हम लोग आप लोग को मिलवाना चाहते हैं जो कि बोल सकते हो एक तरीके से टॉपर है। टॉपर मतलब कहाँ पे है? एसएससी जेई में बीआरओ में क्वालिफाई हो चुके हैं, ऑलरेडी क्वालिफाइड है। ठीक है, तो उन शख्स की क्या बोल सकते हो कि अप्रोच रही है एग्जामिनेशन को लेकर के। हालांकि उन्होंने जो बीटेक अपनी कंप्लीट कर रखी थी वो 2020 में कंप्लीट कर रखी थी, लेकिन उसके बाद 4 साल का गैप लिए हैं, कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे थे। उसके बाद 2 साल की मेहनत में सिर्फ और सिर्फ एसएससी जेई बीआरओ को ही नहीं क्रैक किया है, आरआरबी जेई में भी उनके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए बच्चे, इस सेशन का उद्देश्य आपको एक टॉपर से, एक एस्पिरेंट के नजरिए से आप लोगों को मिलवाना है कि उन्होंने क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए और किस तरीके से उस चैलेंजों को ओवरकम किए, ताकि उनका जो प्रिपरेशन जर्नी है बच्चे, या बहुत बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे प्रिपरेशन जर्नी में जो कि जहां पे भी बच्चे डिमोटिवेट फील करते हैं, तो उन्होंने भी डिमोटिवेशन फील किया, लेकिन उन चैलेंजेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इस इंटरव्यू का मोटिव यही है। ठीक है, बाकी अब इनसे जो भी लर्निंग है बच्चे, उसको 1-to-1 बेसिस पे देखिए और इंप्लीमेंट करिए अपने तैयारी के अंदर। ठीक है, जिससे कि आप लोग का भी रिजल्ट क्या हो बच्चे, बेहतर देखने को मिले। और साथ ही साथ में उन्होंने जो बोल सकते हो कि नॉन टेक्निकल को स्पेशली लेकर के बच्चे बहुत सारे डरे रहते हैं कि नॉन टेक्निकल को लेकर के क्या अप्रोच रहनी चाहिए, तो उनका क्लियर कट आंसर भी सुनने को आप लोग को मिलेगा कि नॉन टेक्निकल को उन्होंने किस तरीके से अप्रोच किया, क्योंकि उनका रिजल्ट काफी अच्छा है। इवन की अगर बात करें आरआरबी जेई में भी उनका स्कोर मुंबई रीजन से जो कि 127 मार्क्स है, आउट ऑफ 150 127 मार्क्स स्कोर करना बहुत अच्छी बात होती है बच्चे। तो उनका अगर टेक्निकल कोर के ऊपर फोकस करके करते हैं तो नॉन टेक्निकल में पीछे रह जाते हैं और 127 मार्क्स वो स्कोर नहीं कर पाते। तो उनकी क्या-क्या रणनीति रही हुई है और उसको समझिए और उसको डिटेल में समझने समझने के साथ-साथ उसको इंप्लीमेंट भी करिएगा। तो इस सेशन का यही सीधे-सीधे उद्देश्य है बच्चे कि एक टॉपर को एक एक्सपीरियंस से मिलाना बच्चों, ठीक है? और साथ ही साथ में आप लोग गाइडेंस भी लीजिएगा। तो सीधा बढ़ते हैं बच्चों सेशन में और मिलवाते हैं आपको दिव्यांश मिश्रा से। नमस्ते सर, मैं आई एम दिव्यांश मिश्रा। मैं आई एम अ बीटेक पास आउट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन 2020. After 2020 till 2024, I have worked in an IT company, and after that, कौन since सी आईटी that कंपनी IT में आप थे company, बेटा? सर एक्सेंचर में था मैं। अच्छा, अच्छा, मुझे अच्छा। मार्क्स रिक्रूटर थी। अच्छा, अच्छा। सर वो कोविड के टाइम पे थोड़ा इश्यूज थे जिसकी वजह से कोई कंपनी ज्वाइन करनी थी, तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। हुँ, हुँ, हुँ। उसमें सर लेकिन 3 साल 4 साल जो भी मैंने उसमें काम किया सर, उसमें मुझे कभी उसमें सर वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ था। हुँ, हुँ, हुँ। कभी कभी जब क्लाइंट्स वगैरह आते थे ऑफिस में, तब ऑफिस जाना पड़ता था। हुँ, हुँ। मे बी महीने में 1 हफ्ते हो गए, 2 महीने में 10 दिन 12 दिन ऐसे जाना होता था। हुँ, हुँ। और वो बहुत चिल सीन था उसमें, लेकिन सर वही था कि एक कंफर्ट जोन में चला गया था मैं। हुँ, हुँ। तो जिससे मुझे लगा कि नहीं, कि अगर कुछ आगे करना है तो उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया, वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। हुँ, हुँ। उसके बाद फिर 2024 से 26 तक फिर वही अपना चला तैयारी और मेहनत। हुँ, हुँ। उसके बाद फाइनली उस मेहनत के रिजल्ट्स मिलने चालू हो गए इस साल से। यानी अब अगर मैं बात ये करूँ कि दिव्यांश ने 2020 में बीटेक पास आउट किया, फिर उसके बाद 2024 तक इन्होंने अपनी जॉब करी है, वो भी नॉन मैकेनिकल बैकग्राउंड में जॉब करी है। फिर उसके बाद 2024 के बाद इनको ये लगा कि नहीं, मतलब यहाँ पे इनका ग्रोथ या प्राइवेट सेक्टर में जो भी इनको लगा हो, उसके बाद इन्होंने तैयारी करना स्टार्ट किया। कुल मिला-जुला करके ये है। अब 2024 से तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो 2024 से इन्होंने कौन-कौन से एग्ज़ाम दिए दिव्यांश? पहले आप ये बता दो कि 2024 में जब आपने तैयारी किया, तो सबसे पहले कौन-सा एग्ज़ाम आपने दिए? सर सबसे पहले मैंने सोचा कि एक जॉब सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है, हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि एक जनरल कैंडिडेट है और सर 4 साल जॉब कर चुके थे, तो सर एज भी एक हो गई। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसा नहीं था कि 20-22 साल का था, हुँ, हुँ। 26-27 साल का हो गया था। जी, जी, जी। तो जॉब सिक्योर करना ज़रूरी था। सर सबसे पहले मैंने एनालाइज़ किया, एनालिसिस किया, तो मुझे लगा कि सीजीएल जो है, एसएससी सीजीएल, वो एक मेरे रेंज में, क्योंकि मैं उसको क्वालिफाई कर सकता हूँ। जी, जी। सर उसके लिए मैंने पढ़ना चालू किया। मैंने मई में छोड़ा था अपनी कंपनी, हुँ, हुँ। और
सीजीएल का जो नोटिफिकेशन था वो जुलाई में आ गया था कि एग्ज़ाम आपका अगस्त से सितंबर में होगा। अच्छा। उसमें जो भी 2-3 महीने मिले मैंने उसमें प्रिपेयर किया। हुँ, उसमें मुझे सबसे टफ पार्ट जीएस ही लगा था। हुँ, 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 उस पे मैंने ज़्यादा फोकस किया। मैथ्स और रीजनिंग पर इंजीनियर्स के लिए तो वो बस अगर 1 घंटा भी प्रैक्टिस करें बैठ के हुँ, तो हुँ, दे कैन स्कोर वेरी हाई मार्क्स हुँ, हुँ, इन सीजीएल। हुँ, हुँ, हाँ, और इंग्लिश में सर थोड़े होते हैं, रूल्स होते हैं कुछ, हुँ, हुँ, वो पढ़ने पड़ते हैं, जिनकी हुँ, वजह से क्योंकि एक बहुत ही नेक टू नेक कॉम्पिटिशन हो जाता है जी, जी, जी। उसमें सीजीएल में। तो सर वो मैंने पढ़ा, उसमें सर मैंने प्री क्वालिफाई कर लिया था बहुत अच्छे नंबर से, लेकिन मेंस में सर हुँ, 2 हुँ, शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, नॉर्मलाइज़ेशन का खेल हो गया था जिसकी वजह से मैं बाहर हो गया। अच्छा, अच्छा। जी सर, उसके बाद जब वो एक सेटबैक लगा तो तुरंत आरआरबी जेईई का नोटिफिकेशन आया था 2024 का। हुँ, हुँ, तो मैंने वो भरा था, उसमें मैं सर सिंस मेरी सीजीएल की तैयारी थी, हुँ, हुँ, जिसकी वजह से मुझे आरआरबी जेईई के प्री में कोई दिक्कत नहीं हुई। हुँ, 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 वो तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। हुँ, हुँ, लेकिन सर कहीं कहीं न कहीं इतने दिनों से जो टेक्निकल के बीच में गैप था, हुँ, हुँ, जिसकी वजह से मेरे सीबीटी 2 के सीबीटी 2 के मेंस में, हुँ, मतलब आरआरबी जेईई सीबीटी 2 में हुँ, हुँ, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए थे। हुँ, आई हुँ, आई वाज़ स्कोरिंग अराउंड 98-99 मार्क्स हुँ, हुँ, फ्रॉम माय ज़ोन जहाँ से मैंने भरा था। हुँ, मे हुँ, बी अगर किसी और ज़ोन से मैंने भरा होता, हुँ, हुँ, तो मेरा सिलेक्शन हो सकता था। हुँ, हुँ। लेकिन जिस ज़ोन से मैंने भरा था, उसमें उतनी सीट्स नहीं थी, इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कौन-सी जॉब मैं से आपने तभी फॉर्म फिल अप किया था? गोरखपुर ज़ोन अच्छा, से गोरखपुर मैंने से, किया ओके। था। आप बिलॉन्ग भी गोरखपुर से ही कर रहे हो, दैट्स व्हाई आपने गोरखपुर का ही डाला था। ओके, ओके, गॉट हाँ, इट। उसके बाद सर जब ये 2 सेटबैक लगे हैं, तो फिर मैंने मतलब एक होता है अंदर से एक धक्का लगता है हुँ, हुँ, कि अब एज भी हो गई है, हुँ, एग्ज़ाम्स भी बिल्कुल नहीं सही। निकलने हैं और सर हुँ, बीच में हुँ, वैकेंसीज़ भी नहीं आ रही। तो फिर ये हुआ कि नहीं, अब कुछ तो करना पड़ेगा। बीइंग अ जनरल कैंडिडेट, हुँ, हुँ, मुझे एक बेस्ट की तैयारी करनी पड़ेगी, तभी मेरा कुछ हो सकता है। हुँ, हुँ, एसएससी जेईई का नोटिफिकेशन आ गया और जी, जी। आरआरबी, उसके बाद आरआरबी जेईई का नोटिफिकेशन आया। तो फिर एसएससी जेईई में जैसे थर्मल इंजीनियरिंग वगैरह ज़्यादा पूछी जाती है, हुँ, 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 तो मैंने उसका प्रिंट आउट निकाला, उसके सिलेबस का, और सामने जहाँ पढ़ता था वहाँ चिपका दिया। और उसके बाद उस जो पढ़ा तो था मैंने हुँ, हुँ, सीबीएसई के लिए, हुँ, हुँ, उसके बाद जो एग्ज़ाम स्पेसिफिक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, हुँ, हुँ, उनके लिए पढ़ा। जो यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स वगैरह आप लोग डालते थे, हुँ, 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 आपके ऊपर मैंने क्रैश कोर्स करके आपने डाले हुए थे, हुँ, हुँ, जिससे सर बड़े-बड़े जैसे पावर प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, हुँ, ऐसे बड़े-बड़े चैप्टर जो सब्जेक्ट्स जो होते थे, वो लगभग 20 से 25 मिनट में, क्योंकि आप सर एक सवा घंटे की वीडियो बनाते थे, उसको डेढ़ 1.5x 2x पे देख के हुँ, उसको हुँ, 20-25 मिनट में खत्म कर लेते थे। हुँ, तो जो भी गैप रहता था मेरे कॉन्सेप्ट्स में, हुँ, हुँ, जो नहीं मुझे पता था, वो वहाँ से मैं अपने गैप्स को फिल कर लेता था। फिर उससे रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर की बुक रखी थी सर मेरे पास, जिसमें एसएससी जेईई के जितने पेपर्स हुए सब दिए हुए थे। पेपर्स भी दिए हुए थे, प्लस चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी दिए हुए थे। हुँ, फिर उनको लगाता था अच्छे से, एक बार लगाता था, जो जो कॉन्सेप्ट नहीं पता थे उनको टिक कर लेता था, उसको सेकंड राउंड में रिवाइज करता था। हुँ, तो सर यही सब किया, उसके बाद वही हुँ। है, क्लियर हो गया। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपने जो बोली हैं, उसके ऊपर मैं थोड़ा-सा आपका भी चाहता हूँ कि उसपे आप ज़्यादा डिटेल में थोड़ा-सा लाइट डालो, कि जैसे आपने बोला कि सर 3-4 महीने में लगभग-लगभग जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग थे, मोर और लेस आपने कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कवर कर लिया था, राइट? तो मतलब अगर एक तरीके से देखा जाए कि अगर पूरी की पूरी मैकेनिकल कवर करनी है और अगर जी सर। डेडिकेटली अगर कवर कोई करता है, तो आपके हिसाब से जो टाइम पीरियड है, जितना मतलब जिस पेस से आपने तैयारी की है, उस पेस पे लगभग कितने टाइम में कवर हो जाता है? मिनिमम सर 5 से 6 महीने तो आपको लगेंगे ही, अगर आप बेसिक से शुरुआत कर रहे हो। हुँ, हुँ। एक मतलब आपके बिल्कुल ज़ीरो पास से एक, शुरुआत कर रहे हैं ना? 5 से 6 अगर महीने। आप बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हो हुँ, हुँ। शुरुआत कर रहे हो, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो सर, उसमें मैं बेहतर बता पाऊँगा, क्योंकि हुँ, हुँ। मैंने कभी कोचिंग जॉइन नहीं की है। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सर, अगर आप नोट्स से, अगर आपके अंदर एक फायर है कि आपको पढ़ना है, तो सर आपको 5 से 6 महीने तो लगभग लगेंगे। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि सर पीछे जब मैं एक कंपनी में था, हुँ, हुँ। तो सिंस वर्क फ्रॉम होम था, तो उस समय मैंने गेट की प्रिपरेशन की थी। अच्छा, अच्छा। मेरे गेट में भी सर अराउंड 2000 समथिंग रैंक आई हुई थी, जिससे मुझे आईआईटीज़ में एमटेक, एनआईटीज़ में एमटेक के लिए मिल रहा था। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन बट मेरा गोल मुझे एमटेक सर और हुँ। एमटेक करना नहीं था, हुँ, मुझे हुँ, एक हुँ। जॉब ही लेनी थी, चाहे वो पीएसयू में हो जाए या फिर एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो। तो इसीलिए मैंने ड्रॉप कर दिया था, मतलब मैंने अच्छा। चूज़ नहीं किया था। सिंस मैंने प्रिपेयर किया हुआ था 1 साल बढ़िया से, हुँ, हुँ, तो मेरा एक बेसिक तो सर मेरा क्लियर था। हुँ, हुँ, मुझे बस यही था कि जो जो गेट का जो सिलेबस होता है, वो
उसमें काफ़ी चीज़ें नई इंक्लूडेड होती हैं जो इन एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, एसएससी जे और आरआरबी एग्ज़ाम्स में। वो बहुत न्यूमेरिकल अप्रोच होता है गेट, जो कि मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है। गेट में तो थ्योरी वाला बेसिकली बहुत आपका न्यूमेरिकल प्लस कॉन्सेप्चुअल, इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एसएससी जेई एंड अदर जेईएन एग्जामिनेशन। तो मतलब मैं यहाँ पे ये चीज़ जो चीज़ मैं आपकी बातों से समझ पा रहा हूँ, आपने पहली चीज़ कि सेल्फ स्टडी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। दूसरी चीज़, जो भी गाइडेंस चाहिए थी, जो भी एमसीक्यू चाहिए थी, वो यूट्यूब के माध्यम से जो भी रिसोर्सेज आपको सही लगे, जो भी रिसोर्सेज आपको, जैसे आप बोल रहे थे कि मेरे सर सेशंस देखते थे 2x पे करके, 1.5x पे करके, तो सिंपली प्रैक्टिस के लिए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब वगैरह से और सारी जगहों से जो भी पॉसिबल थी बच्चे इनके लिए, उन सारी जगहों का रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया है। और आज अगर देखोगे तो एसएससी जेई में इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज़, अब जैसे आपने बोला कि दोस्त कि आपको कहीं न कहीं जब एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुए इनिशियली 1 या 2 एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुए, तो आपको सेटबैक लगा। तो उस सेटबैक में जो डिमोटिवेशन आई, उसको आपने कैसे टैकल किया? होता क्या था सर, जब एग्ज़ाम नहीं होता है, कोई सेटबैक लगता है, तो फिर आदमी का थोड़ा नेचर चेंज हो जाता है। हुँ, मेरा हुँ। अभी तक सिंस मैं वर्क फ्रॉम होम में भी घर पे ही रहा हूँ, हुँ, हुँ। बहुत ज़्यादा बाहर रहा नहीं। और फिर जब छोड़ दिया कंपनी, फिर भी घर पे ही था। हुँ, हुँ। तो सर मेरे को नेचर में चेंज आ जाता था। मैं बात करना बंद कर देता था, किसी से अपने कमरे से निकलना कम कर देता था। तो ये चीज़ नोटिस करते थे हुँ, हुँ। मेरे फादर, मेरी हुँ, मदर, मेरी सिस्टर। हुँ, हुँ। तो नोटिस करते तो लोग बोलते थे कि क्या तुम कुछ परेशान हो क्या, क्या हुआ? फिर मैं उनसे शेयर करता था कि हाँ, ऐसे-ऐसे हुआ। हुँ, तो हुँ। वो मतलब एक तो सर सबसे बढ़िया मेरे साथ यही था कि मेरे पास सपोर्ट था सर इन लोगों का। हुँ, हुँ। जब आपके पास फैमिली का सपोर्ट होता है तो फिर आपको कुछ किसी और मोटिवेशन की ज़रूरत है नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। ये लोग बोलते थे कोई बात नहीं, हुँ, कैटेगरी है, जनरल है, हुँ, हुँ। हम लोग को मछली पे नहीं, मछली की आँख पे निशाना मारना है। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही टाइम बात है। लगता है, तो हुँ, टाइम लगता है। तो फिर वही सब फिर वो सपोर्ट करते थे, तो फिर सर मेरा एक अपलिफ्टिंग मिलती थी हुँ, अंदर हुँ। से हुँ, हुँ। कि जब फैमिली ही सपोर्ट कर रही है तो और कुछ चाहिए नहीं। तो फिर सर मोटिवेशन की फिर कमी नहीं रहती थी, फिर हुँ, हुँ। आदमी लग जाता था। हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा। तो चलिए। ठीक है, मतलब इनका मोटिवेशन जो था कि मतलब इनको जो सपोर्ट मिला है वो फैमिली से मिला है, ठीक है। बाकी गाइड करने के लिए जैसा कि दिव्यांश ने बोला कि गाइड करने के लिए यूट्यूब वगैरह के सेशन देखते थे और एमसीक्यू वगैरह करते थे, ये सारी चीज़ें थी ऑल टुगेदर। लेकिन कहीं न कहीं मेरा जो मानना रहता है कि उसमें एक बच्चे का डेडिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दिव्यांश, कि बच्चा जैसे मैं तो यहाँ पे पढ़ा करके चला जा रहा हूँ। कई सारे बच्चे होते हैं जो कि बाद में थोड़ा कनेक्टेड होते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो कि अकेला फ़ील करते हैं। जैसे इनके साथ भी था कि ये बात करना बंद कर देते थे या डिस्ट्रैक्टेड हो जाते थे कुछ टाइम देर के लिए। लेकिन फिर ये अपने आप को खुद से ही सेल्फ मोटिवेटेड करते थे कि नहीं मुझे करना है, मुझे फोड़ना है, मुझे निकालना है एग्ज़ाम। और दूसरा इन्होंने बोला कि जैसे जनरल कैटेगरी है, तो जनरल कैटेगरी में इनको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत थी, है ना? तो इन दैट कंडीशन भी इन्होंने ये सारी चीज़ों को साइड में रख करके सिर्फ अपनी मेहनत के ऊपर फोकस किया, पहला पॉइंट। दूसरी चीज़, अपने डिसिप्लिन को मुझे नहीं लगता कि आपने छोड़ा। जैसे कि आपने बोला कि सर मैंने पहले सीजीएल के लिए तैयारी किया, तो नॉन टेक का वहाँ से उनका स्ट्रॉन्ग हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है जी, कि आपको एसएससी जेईई में सीजीएल वाला भी काफ़ी अच्छा बोल सकते हो कि आपको उसमें आपका जो हेल्प हुआ है, सीजीएल की जो प्रिपरेशन का टाइम ड्यूरेशन था, उसमें भी आपको हेल्प किया होगा, है ना? जी सर। तो हुँ, सीजीएल की जो मैंने प्रिपरेशन की थी, सिंस प्री में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे, मेंस में भी सर ठीक मार्क्स थे, उसमें तो हुँ, हुँ, नॉर्मलाइजेशन वजह से बाहर हो गया था। हुँ, तो हुँ, नॉन-टेक का जो पोर्शन, जो जीएस का पार्ट एक इंजीनियर के लिए पहाड़ होता है, हुँ, हुँ, क्योंकि सर उसमें बहुत वाइड है, हुँ, वो हुँ, सिलेबस बहुत वाइड है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, नहीं पता रहता है। हुँ, हुँ, कहाँ से क्वेश्चन बहुत वाइड है, लेकिन सिंस मैंने सीजीएल के लिए प्रिपेयर किया था, हुँ, हुँ, तो एक मेरा उसमें भी सर एक स्ट्रॉन्ग एक कंसेप्चुअल, हुँ, हुँ, प्लस मैंने एमसीक्यूज़ बहुत प्रैक्टिस किए थे। हुँ, हुँ, इसकी वजह से मेरा एक सर इसमें जीएस में कभी भी ये भी होता है कि एक आपको एक इंटेलिजेंट गेस लगाना होता है। हुँ, 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 4 ऑप्शन दिए रहते हैं आपको, एक इंटेलिजेंट गेस लगाना होता है कि क्या हो सकता है। हुँ, हुँ, तो वो सब चीज़ें जो होती हैं, जो बारीकियाँ होती हैं, वो सीजीएल की प्रिपरेशन से हुँ, हुँ, की वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली सर। हुँ, हुँ, जी, हुँ। तो जैसे आपका एसएससी जेईई में पहला स्टेज में जो होता है, उसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही आते हैं। सभी बच्चों को ही पता है, ठीक है? तो इसे टेक्निकल के लिए तो आपने बताया कि सर इधर-उधर से रिसर्चेस किए, एमसीक्यू वगैरह किए, खुद के सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस किया, ये बात हो गई। जी, लेकिन जैसे जी। नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है, उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो उसके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स बता दीजिए, जिससे कि बच्चों को थोड़ा-सा ज़्यादा गाइडेंस मिल सके कि नॉन टेक्निकल को लेकर के चाहे वो आरआरबी जेईई की बात किया जाए, चाहे फिर वो एसएससी जेईई के लिए बात किया जाए। तो क्या वो आपके लिए बोल सकते हो कि एक गाइडेंस रहने वाली है कि जिससे कि बच्चा नॉन टेक्निकल से बिल्कुल भी ना डरे? मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि एज़ एन इंजीनियर आपका मैथ्स और रीज़निंग तो ठीक लेवल पर होगा। हुँ, हुँ, उसमें तो बस अगर आप टेस्ट देते रहो,
अगर ओके। आप टेस्ट देते रहो, उसको एनालाइज़ करते रहो, वहीं से वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हुँ, अगर हुँ। रीज़निंग और एप्टी की बात की जाए तो। हुँ, हुँ। अगर मेन ये सर जीएस वाला जो क्वेश्चन होता है, हुँ, हुँ। इसमें अगर आपको पढ़ना ही है कि आप चाहते हो कि मुझे बेसिक से पढ़ना है, हुँ, तो हुँ। आप एनसीईआरटी ले लो सर। अच्छा। जो 9th-10th एनसीईआरटी जनरल साइंस जो है केमिस्ट्री के बेस पे पूछी जाती है, हुँ, हुँ। एसएससी, जेईई वगैरह भी जो हुँ, हुँ। वो तो सर अगर आप 9th-10th में एनसीईआरटी अगर आप कवर कर लेते हो, हुँ, हुँ। तो उससे सर आपका मैक्सिमम स्कोर हो जाएगा, क्योंकि सर उसी के अराउंड ही क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हुँ, हुँ। इधर-उधर से ज़्यादा इधर-उधर अगर आप बहुत पढ़ने जाएँगे तो सर आप फँसे रह जाएँगे, क्योंकि आजकल भी यूट्यूब पे बहुत ही ऐसा कंटेंट अवेलेबल है जो कि आपको पढ़ना नहीं, मतलब हुँ, आपके हुँ, लिए हुँ। ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये नहीं पढ़ोगे तो निकलेगा ही नहीं हुँ, हुँ, हुँ। तुम्हारा। तो एक बहुत ही फ़ोकस रहना बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ। तो अगर आपको जनरल साइंस वगैरह पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी को बेस बना लो। फिज़िक्स, केमिस्ट्री सर हर आदमी पढ़ा हुआ रहता है, वो 9th-10th में उसको बस एक बार आप रीडिंग मार लोगे 1-2 बार, वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हुँ, हुँ। उसमें आप फँसोगे। हिस्ट्री और सर फिर जो जीएस वाला पार्ट जो होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हुँ, हुँ। इसमें सर अगर आपको करना है तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको कुछ नहीं आता है, तो हुँ, कहीं से एक अगर आपको बैच मिल सकता है इसके लिए, हुँ। नॉन टेक के लिए, तो आप ले लें, क्योंकि सर आपको इसमें सर एक बहुत अलग अप्रोच करनी होती है, एक कहानी की तरफ उसको पढ़ना हुँ, हुँ, होता है, हुँ। ताकि आपको कहानी की तरफ पढ़ते हो तो आप चीज़ें रिलेट कर लेते हो, टाइमलाइन से रिलेट कर लेते हो, तो आपके दिमाग में बैठ जाती है। हुँ, हुँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको कुछ नहीं आता है और आप खुद से पढ़ने बैठ जाओगे, तो फिर वही वाली बात है जो शिवम सर एक बार कह रहे थे हुँ, हुँ। कि अगर आपको कहीं पहुँचना है, आप पैदल चले जाओ, हुँ, तो हुँ। आपको टाइम लगेगा। हुँ, हुँ। आप फोर व्हीलर से चले जाओ, आपको कम टाइम लगेगा। हुँ, हुँ। आप एयरप्लेन से चले जाओ, आपको और बहुत कम टाइम लगेगा। तो वही वाली एब्सोल्यूटली बात है, राइट। वही बिल्कुल वाली सही बात आपने है। बात कही। मुझे यहाँ पे जो आपको मतलब समझ में आता है कि मैंने जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि दिव्यांश जो हैं, ये अपने मेहनत के ऊपर, अपने डेडिकेशन के ऊपर, अपने प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा भरोसा रखें। साथ ही साथ में इन्होंने गाइडेंस भी लिया है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिंपली उसको नकार दिया कि गाइडेंस नहीं चाहिए हमें। उन्होंने जितना उनको एप्रोप्रिएट लगा, अपनी प्रैक्टिस के दौरान उनको जितनी भी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी, वो वहाँ से गाइडेंस लेते चले गए। और गाइडेंस के साथ-साथ उन्होंने फोकस जो जिस चीज़ के ऊपर मुझे लगता है उन्होंने किया है और ये भी इसके साथ एग्री करेंगे कि अपने एग्जीक्यूशन के ऊपर। देखिए गाइडेंस जो होता है ना वो आपको एक लाइट की तरह दिखा देता है, लेकिन चलना तो आपको खुद ही पड़ेगा, है ना? तो जब तक चलोगे नहीं तब तक डेस्टिनेशन तक पहुँचोगे नहीं। ये ऑल टुगेदर मिला करके समरी के फॉर्म में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ है जैसे कि इन्होंने नॉन-टेक के लिए बताया कि नॉन-टेक का जो बोल सकते हो अथाह सागर है। इस अथाह सागर में हमें टेक्निकल के पर्सपेक्टिव चाहे वो आरआरबी जेईई की बात किया जाए, चाहे एसएससी जेईई के लिए बात किया जाए, चाहे और कोई जेईएन एग्जाम लेवल की एग्जामिनेशन के लिए बात किया जाए, तो उतना अथाह सागर में से आपको एक बाल्टी भर के पढ़ना है। तो अब उसमें से कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, ये आपको प्रॉपर टीचर ही गाइड कर सकता है। जो भी मतलब आपको लगता है, समझ में आता है कि नहीं ये मतलब ट्यूनिंग अच्छी है, बिल्कुल बच्ची भाई अच्छी है, यहाँ से बैठ रही है, तो उसके साथ आप लोग जा सकते हो नॉन टेक्निकल करने के लिए, जो कि मुझे समझ में आया। तो अब आते हैं बच्चे टेक्निकल की तरफ थोड़ा-सा बढ़ते हैं कि टेक्निकल के लिए आपकी क्या ऐसी रणनीति रही है या फिर स्ट्रेटजी रही है कि टेक्निकल में आपको प्रॉब्लम ही नहीं फेस करनी पड़ी, ठीक है? सर पहले तो इसकी शुरुआत कॉलेज टाइम से ही हो जाती है, हुँ। जैसे क्योंकि आप मुझे जब एक चीज़ और कॉलेज क्लियर करिएगा कि आप पहले से ही बहुत ज़्यादा बोल सकते हो हार्ड वर्किंग थे, डेडिकेटेड थे या फिर मतलब बोल सकते हो कि अभी ये तैयारी के दौरान आने के बाद आप सबके आपके अंदर ये सारी चीज़ें क्वालिटी आई हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हूँ। अगर हार्ड वर्किंग वगैरह बहुत रहता तो इतना टाइम मुझे नहीं लगता, यस, मुझे यस। ऐसा लगता है। हुँ, हुँ। सर तो शुरुआत होती है कॉलेज से ही। हुँ, हुँ। कॉलेज में ही सर जब मैं उतना क्लास के लेक्चर्स वगैरह पे रिलाई नहीं करता था, हुँ, हुँ। क्योंकि क्लास में क्या पढ़ाते हैं उसमें मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था। मुझे उसका इंटरेस्ट बस ये था कि अटेंडेंस मिल रही है, अच्छा। जी, कि अटेंडेंस मेंटेन होनी चाहिए। इनफैक्ट बाकी हम मैं सभी का करता रहता है बेटा। वो कॉलेज टाइम ड्यूरेशन में ना आप जैसे बता रहे हो ना हम सभी का ऐसे ही कुछ रिस्पॉन्स रहता है कि हमारा अटेंडेंस होनी चाहिए 70-75% जितना भी रहना है उतना रहे, बाकी हमारे सेमेस्टर वाले एग्जाम क्लियर हो जाए। ये ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि 80 टू 90% जो भी बीटेक करते हैं या डिप्लोमा करते हैं उन सभी का रहता है। और कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड ये था कि सर मुझे जॉब जो करनी है, लेनी है, वो या तो पीएसयू में लेनी है हुँ, हुँ। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट में लेनी हुँ, हुँ। है। ये मतलब वो पीछे बैक ऑफ द माइंड इसलिए चलता था क्योंकि सर मेरे फादर भी इज़ अ गवर्नमेंट हुँ, हुँ। एम्प्लॉयी, हुँ, जी हुँ। सर, वो रेलवे में है, अच्छा, इंडियन रेलवे। अच्छा। हाँ, तो मैं उनको देखता था तो मुझे एक मोटिवेशन तो लगती थी, एक बहुत ही पीसफुल लाइफ़ रहती थी सर उनकी। हुँ, हुँ। मतलब वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत अच्छे से वो लोग मेंटेन करके चलते थे हर चीज़। हुँ। मुझे लगता था कि यही बेस्ट, हुँ, हुँ, हुँ। कि एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए आपको। हुँ, हुँ। मतलब ये मेरा थिंकिंग डेवलप हो गया था पहले से। हुँ, हुँ। तो जिसकी वजह से सर जो एग्ज़ाम्स जो होते थे, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हुँ, थे, हुँ। उस समय भी जैसे बच्चे कुछ गाइड खरीद के ले आते हैं,
हम्म, इधर उधर से नोट्स पढ़ रहे। हम्म, मेरा क्या था कि सर मैं प्रॉपर जो बुक्स होती हैं आर एस खुरमी वगैरह की जो बुक्स आती हैं इनको एग्ज़ाम से बहुत नहीं पढ़ता सर मैं। ऐसे एग्ज़ाम है, मान लीजिए सोम का एग्ज़ाम है तो 2 दिन पहले हम्म, एक बुक लेके मैं आता था। और हम्म, जो टॉपर्स होते थे क्लास के, जो नोट्स बना के चलते हैं, हर चीज़ रिवाइज करके चलते हैं, उनके पास में बुक लेके जाता था, बोलता था भाई इसमें तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दो हम्म, कि क्या क्या आ सकता है। उनसे मैं बना के रखता था हम्म, बढ़िया से टॉपर्स से, तो वो मुझे टिक करके बता देते भाई ये है, हम्म, इनको कवर कर लेना। तो सर वही मैं उनसे टॉपिक्स लेकर आता था, पढ़ता हम्म, था। और बुक से सर उसको बहुत ही थोरली एग्जाम्पल्स लगा के, सॉल्व एग्जाम्पल्स लगा के उसको क्लियर कर कवर करता था। हम्म, तो सर वहाँ से ही मेरा एक बुक्स से पढ़ने की वजह से एक बेसिक जो था मेरा वो स्ट्रांग था। हम्म, उसके बाद सिंस गेट के लिए प्रिपरेशन किया ही था मैंने, हम्म, गेट के लिए प्रिपरेशन किया था मैंने। सर 2023 गेट दिया था सर मैंने। हम्म, तो उसमें भी मेरे मतलब मैंने आपको बताया सर अराउंड 2000 रैंक आई थी। बहुत अच्छी रैंक तो नहीं होती है, हम्म, बहुत खराब होती है, एक मीडियोकर रैंक है जिससे आपको एनआईटी या आईआईटी मिल जाती मिल जाता है। है, इजीली मिल जाता है आपको 2000 के आसपास ना। आईआईटी मोस्ट प्रोबेबली मिल जाता है आपको, ठीक है। अगर आईआईटी नहीं मिलता मतलब तो मोस्ट प्रोबेबली एनआईटी मिल लोअर जाता है। वाली आईटी, जो नई वाली आईटी है वो मिल जाती है। हम्म, हाँ तो वही है। तो सिंस वो भी था तो ये था कि सर जो टेक्निकल का मेरा बेस स्ट्रॉन्ग था, हम्म, तो मुझे ये कभी नहीं वो दिक्कत आई। मुझे बस दिक्कत यही आती थी कि जो कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स हो गए या फिर जो और थ्योरीज आती हैं ऊपर हम्म, की हम्म, एग्जाम्स में, इनमें दिक्कत होती थी। तो हम्म, इनके लिए सर मैंने फिर वही मैंने आपको बताया कि मैंने नोट्स लिए गेट और यूएससी के, हम्म, उनसे पढ़ना चालू किया। क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें उसमें टीचर ने बोला था कि ये गेट है वो एक बड़ा सेट है। उस मतलब सॉरी ईएससी जो एक बड़ा सेट है, उसी हम्म, के अंदर गेट का भी सिलेबस आता है, उसी के अंदर यस, एससी के आरआरबी के और जितने भी स्टेट पीएससी एज वगैरह होते हैं उनके सिलेबस हम्म, है, तो वो अगर कवर कर लोगे। और हम्म, सिंस सर मैंने आपको बताया था कि मैं अगर अनरिजर्व कैटेगरी से आता हूँ, जनरल कैटेगरी से, हम्म, तो मैंने बोला कि अब रिस्क नहीं लेना चाहिए, हम्म, एक एक कवरेज कर लो अच्छे से एक बार, हम्म, ताकि मन में कोई डाउट ना रहे। जब हम्म, डाउट नहीं रहेगा तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हम्म, तो फिर वही सर टेक्निकल के लिए मैंने ईएससी के जो नोट्स होते हैं हम्म, उनको फॉलो किया, अच्छे से हम्म। पढ़ा। तो सर उसी का मुझे फ़ायदा मिला। तो ठीक है, मुझे जो समझ में आया कि दिव्यांश का ये कहना है कि चूँकि टेक्निकल इनका थोड़ा-सा पहले से स्ट्रॉन्ग रहा है और बेस इनका अच्छा-सा मजबूत रहा है पहले से ऑल टुगेदर, ठीक है। इन्होंने सिंपली जो इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करी है, वो ये थी कि आपका जो टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, उसको थोड़ा-सा और ज़्यादा ब्रश अप करने की ज़रूरत करी है और साथ ही साथ में प्रैक्टिस की है ना? तो प्रैक्टिस के ऊपर इनका कोर फ़ोकस रहा है कि पीवाईक्यू में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं या प्रैक्टिस किस तरीके से, किस पेस पे, किस बोल सकते हो कि स्पीड से करनी चाहिए ताकि एक्यूरेसी भी मेंटेन रहे, इन सारी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस किया। लेकिन मैं दिव्यांश से एक चीज़ और जानना चाहूँगा यहाँ पे कि जैसे आपने बोला बच्चे कि आपने गेट और ईएससी का थोड़ा-सा प्रिपरेशन कर रखा है, बीटेक लेवल के हैं ये बच्चे। तो क्या जैसे डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, तो क्या उनको बोल सकते हो कि गेट या ईएसपी लेवल पे जाने की ज़रूरत है फॉर द आरआरबी जेईई एंड एसएससी जेईई? क्या उतना हाई लेवल पे जाने की ज़रूरत है? सर आरआरबी जेईई का पेपर जो कि पिछले साल भी मैंने दिया था, इस साल भी दिया था, हुँ, हुँ। वो अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से तो उनको नहीं जाने की ज़रूरत हुँ, है। हुँ, हुँ। क्योंकि एक बहुत बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है, हुँ, हुँ, हुँ। एक कंसेप्चुअल है और सिलेबस कवरेज है। हुँ, कौन हुँ। कितना सिलेबस पढ़ के जा रहा है और कितना प्रैक्टिस करके जा रहा है, और थोड़ा कंसेप्ट भी। हुँ, हुँ, हुँ। वो तो सर डिप्लोमा वाले कर लेंगे, हुँ, लेकिन हुँ। सर एसएससी जेईई का जो पेपर इस बार आया था मेंस का, हुँ, हुँ। उससे देख के तो अगर यही अगर उनको सर अगर ये तो एजेंसी चेंज होनी चाहिए जो एग्जाम ले रही हुँ, हुँ। है, मेरा मानना है। हुँ, क्योंकि हुँ। सर पिछले आदमी प्रीवियस ईयर पे ही रिलाई करता है। हुँ, हुँ। मैं भी सर प्रीवियस ईयर का जब टेस्ट वगैरह देखा था एसएससी जेईई का, हुँ, हुँ। एग्ज़ाम से पहले, मेंस एग्ज़ाम से पहले, तो हुँ, मेरे उसमें काफ़ी अच्छे रैंक वगैरह आती थी। तो मुझे लगता था कि मुझे मिल सकता है कोई बहुत अच्छा डिपार्टमेंट, हुँ, हुँ। सीबीडब्ल्यूडी, एमईएस। हुँ, लेकिन हुँ। जब वो पेपर आया तो फिर वो तो चाहे कोई भी सर, मैंने एक बार बार का पेपर दिया था सर, क्योंकि मेरे अच्छा, गेट में सही नहीं थी बार पेपर, तो उसमें मैं देख के एक बार पैनिक हुआ था। वही सिचुएशन मेरे साथ इस बार भी क्रिएट हुई। अच्छा मेंस के लिए भी हुई थी। क्योंकि वो हाँ, कि सर वो बार का पेपर था, उसका स्टैंडर्ड होता है, काफ़ी हुँ, अच्छा हुँ, हुँ। होता है। बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता वही जी सर, तो इस बार भी देखा है। तो हुँ। सर ये मेन पेपर देख के लगा कि फिर यही लगा कि ये तो सबके लिए हार्ड आएगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो अब अपने आप को थोड़ा काम किया, तो सोचा कि जो आ रहे हैं पहले उनको कवर करो। हुँ, हुँ। तो किसी तरह सर हुए क्वेश्चंस। यही अच्छा। बोलना चाहूँगा डिप्लोमा वालों के लिए कि नहीं, ऐसा नहीं है कि एक बार टफ आ गया तो हुँ। हर बार ही ऐसा आएगा, हुँ, हुँ, ऐसा हुँ। नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल रिस्पॉन्स होंगे।
और आप अपने तैयारी पे ध्यान दीजिए, इधर-उधर जाने की ज़रूरत है नहीं, इधर-उधर की अफ़वाह पे ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। एक बार हो गया तो ज़रूरी नहीं है कि सर पिछली बार था जब से ऑब्जेक्टिव हुआ है मेंस का पेपर एसएससी का, देखा जाए तो काफ़ी ईज़ी रहा है पेपर। हाँ, हाँ। बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहा है, जो इतना कॉन्सेप्चुअल हैवी नहीं रहा है। हुँ, हुँ। अगर देखा जाए इलेक्ट्रिकल का पेपर भी जो आया था, जितना मैंने बात किया इलेक्ट्रिकल वालों से, कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल था उनमें भी, लेकिन न्यूमेरिकल ऐसे नहीं थे कि जैसे अपने में पूछे गए थे कि 2-2 स्टेप, 2-2 एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 चीज़ें आपको निकालनी है। यस, एकदम एब्सोल्यूट। हार्ड, इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं। हुँ, हुँ। अगर न्यूमेरिकल आ भी रहा है तो वो एक जेईई लेवल में जो आ सकता है वही आएगा। हुँ, हुँ, हुँ। एक बार खराब आ गया वो तो लक पे भी होता है सर, अब उसपे क्या कर सकते हैं। लेकिन इसी खराब में ही आपका निकला है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि मतलब अगर आप हाँ, तो मतलब किसी बच्चे को ये लग रहा है कि नहीं पेपर का लेवल थोड़ा-सा ज़्यादा हार्ड आ गया था, लेकिन वहीं पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि इसी खराब पेपर में ही सेलेक्ट हुए हैं। तो ऐसी बात नहीं है, सेलेक्ट होने वाले बच्चे चाहे पेपर खराब हो जाए, चाहे पेपर हार्ड आ जाए, चाहे ईज़ी आ जाए, वो सेलेक्ट हो ही जाते हैं, ये चीज़ होती है। जहाँ पे कि मुझे ये लगता है कि चाहे पेपर हार्ड हो, चाहे पेपर ईज़ी हो, उसमें बच्चे का ना जो प्रैक्टिस होती है, जो उसकी माइंड सेट होती है ना, वो वहाँ पे काम आती है कि अगर पेपर देखने के बाद ही ये बोल रहे थे मेरे से, पहले मैंने इनसे बात किया था तो बोल रहे थे कि सर पेपर मेंस का पेपर देखने के बाद तो भाई थोड़ा-सा पैनिक हो गया था मैं। लेकिन उस टाइम पे उनको अपनी जो तैयारी थी ना, उनके अपनी तैयारी के ऊपर भरोसा हुआ कि नहीं मैं कर लूँगा, तो फिर उन्होंने अपने पेपर को अटेंड किया। मैं राइट हूँ बच्चे? जी सर, जैसे सर अगर आप तैयारी अच्छी रखते हैं, जैसे अगर क्योंकि हुँ। सर मैंने शायद सिलेबस भी कवर किया था, हुँ, हुँ, उसको अच्छे से रिवाइज़ भी किया था, हुँ, हुँ, एमसीक्यूज़ भी प्रीवियस ईयर सारे याद आए थे हुँ, हुँ, और टेस्ट भी दिए थे सर, हुँ, हुँ, और टेस्ट में अच्छी रैंक्स भी आती थी, तो सर एक हुँ, कॉन्फिडेंस तो था अपने अंदर। हुँ, हुँ, और जब अगर आप कॉन्फिडेंस लेके जाते हो, हुँ, तो हुँ। हो सकता है कि हल्का हार्ड पेपर आ जाए। वो पेपर है सर, वो आपके आपके हिसाब से तो बनेगा नहीं, 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 वो अपने बिल्कुल। हिसाब से ही बनेगा। हुँ, हुँ, बस ये है कि अगर हार्ड भी आ जाता है तो आपको बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, जो आपने तैयारी की है। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, हुँ, हुँ, जो एक मिनिमम उसके लिए रिक्वायरमेंट है वो आपने पूरी की है, हुँ, हुँ, तो चाहे हार्ड आए चाहे ईज़ी आए, आपका मतलब निकलने को। एक तो सर कॉम्पिटिशन हुँ, हुँ। रिलेटिव होता है। अगर आपके लिए हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है, और आपके लिए ईज़ी है तो सबके लिए ईज़ी है। अच्छा, ठीक है दिव्यांश, मैं कुछ यहाँ पे ना आपसे थोड़ा-सा वन लाइनर टाइप में रिस्पॉन्स चाहूँगा। तो आपको जैसे आपने तैयारी की है, आपको पूरी तैयारी के दौरान टेक्निकल में ऐसा कौन-सा सब्जेक्ट रहा है जो कि सबसे ज़्यादा हार्ड लगता सर मुझे हार्ड में तो सर ऐसा नहीं था कि ऐसा वन लाइन में आपने पूछा है, लेकिन मैं 2 लाइन में देना है? चाहूँगा इसका जवाब। कोई बात नहीं, अपना टाइम ले लीजिए। कि सर ऐसा नहीं था कि हार्ड था मेरे लिए, बस ये था कि मैंने जो कवर नहीं किया वो मेरे लिए हार्ड था। जैसे यस। पावर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होती है अच्छा, सर, अच्छा, उसको अच्छा। मैंने बहुत थोरोली नहीं पढ़ा था, अच्छा, तो वो अच्छा। मुझे हार्ड लगती थी। अच्छा, अच्छा। साथ ही साथ जो पावर प्लांट होता है जिसमें इसमें जो स्टीम टरबाइन्स वगैरह होते हैं, हुँ, कंपाउंडिंग वगैरह होती है, हुँ। टाइप्स ऑफ टरबाइन्स जो होते हैं, एक्सेसरीज़ होती हैं, माउंटिंग्स होती हैं, इनसे बहुत क्वेश्चन्स आते हुँ, हुँ, हैं। हुँ। ये मैंने जब गेट की तैयारी की थी तो मैंने इसको पढ़ा नहीं था, हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि इसमें उतना डेप्थ पूछता नहीं है, तो ये मेरे लिए हार्ड ही था। जो हुँ, मैंने नहीं पढ़ा था वही मेरे लिए हार्ड था, जो हुँ, मैंने हुँ। पढ़ा था वो कभी मेरे लिए हार्ड सर हुआ नहीं। हाँ। क्योंकि मैं पढ़ा हूँ तो मैंने हर उसमें एकदम इन डेप्थ पढ़ता था, हुँ, और हुँ। एमसीक्यूज़ वगैरह लगा के चाहे गेट लेवल चाहे एसी लेवल उसको तैयार रखता था। हुँ, हुँ। तो दैट इज़ व्हाट मेरे लिए जो ओके। हार्ड वही था, जो मैं नहीं जिसमें सर आ जाएगा इंडस्ट्रियल में मानूँगा, और पावर प्लांट और फ्लूइड मशीन्स जो होती हैं, हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट्स मैंने उतने अच्छे से पढ़े नहीं थे, तो यही मुझे हार्ड लगे। हुँ, हुँ, हुँ। तो मतलब दिव्यांश का यहाँ पे ये कहना है और मेरा भी यही मानना है कि जिस सब्जेक्ट में आप रगड़ करके मेहनत कर लेते हो ना, वो सब्जेक्ट हार्ड नहीं रहती है। तो अगर आज आपको कोई भी सब्जेक्ट हार्ड लग रही है, तो उसपे सिंपली फ़ोकस करने की आपको ज़रूरत है। अगर आप उससे एक बार फ़ोकस होकर के उसके बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल के सारे कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू अगर लगा लेते हो, फिर वो सब्जेक्ट हार्ड नहीं रह जाता। कुल मिला-जुला करके ये है। अच्छा, दूसरे पॉइंट पे आते हैं बच्चे कि अगर सपोज़ कर लेते हैं इसका भी आंसर जैसे भी आपको देना चाहिए, आप वैसे दीजिए। अगर सपोज़ कर लेते हैं आपका एसएससी जेईई में तो हो गया है या ऑलमोस्ट मतलब बोल सकते हो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही अब इनका बचा हुआ है, जिसमें कि इनके मार्क्स जो आ रहे हैं बच्चे आपको जो डिपार्टमेंट मिल रही है वो बीआरओ मिल रही है ना? जी सर। हाँ, चलिए ठीक है और आरआरबी जेईई में भी इनके मार्क्स लगभग-लगभग जो रॉ मार्क्स आ रहे हैं 127 के आस-पास आ रहे हैं, वो भी मुंबई रीजन से, राइट? जी, जी मुंबई सर। रीजन से आ रहे हैं तो मुझे लगता है नॉर्मलाइजेशन में इनके मार्क्स कम से कम 10 से 12 मार्क्स का एटलीस्ट बढ़ने चाहिए, ठीक है? क्योंकि इनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रही है, 7 से 8 मार्क्स इन्होंने बस गलत कर रखा है। इससे ज़्यादा इनकी गलती नहीं है, तो इनकी मुझे लगता है आरआरबी जेईई में भी मोस्ट प्रोबेबली हो जानी चाहिए। अगर इन केस मान लेते हैं, सपोज़ कर लेते हैं, अब तो सपोज़ करने में क्या जा रहा है, वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, सपोज़ कर लेते हैं, इन केस आपका एसएससी जेईई चाहे आरआरबी जेईई में अभी भी एग्ज़ाम नहीं क्रैक होता, क्योंकि आप 2 साल से कंटिन्यूअस तैयारी करते आ रहे हो और 2020 के बीटेक पास आउट हैं।
तो अब आपका प्लान बी कुछ था इसमें? सर ऑनेस्ट रहूँगा, प्लान बी तो ऐसा कुछ नहीं था, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था बस, यही मेरा प्लान था। अच्छा। जैसे दिस वाज़ माय प्लान ए, बी, सी, माय हुँ, कॉन्फिडेंस वाज़ एवरीथिंग। हुँ, हुँ, मुझे ये तो पता था कि मैं निकाल लूँगा, हुँ, हुँ, बट मुझे ये नहीं पता मैं कब तक निकाल पाऊँगा। हुँ, 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 यही था सर, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहता सर, मैं सेल्फ प्रिपरेशन में जब मैंने अपना जॉब से रिज़ाइन किया तो मैं जाके किसी कोचिंग में एनरोल कर लेता, हुँ, जो हुँ, सब बच्चे करते हैं। हुँ, 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 लेकिन मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हुँ, हुँ, नहीं थी, क्योंकि सर जब मैंने गेट की प्रिपरेशन की थी वो जॉब के साथ की थी, वही मैंने सेल्फ ही की थी। हुँ, हुँ, हाँ, तो अच्छा, वही अच्छा। था कि बस ये था कि मुझे एक जो अ, बेस्ट होता है, पिनैकल होता है तैयारी का, हुँ, वो रीच करना था। हुँ, हुँ, क्योंकि एज़ अ जनरल कैंडिडेट आपको करना ही पड़ेगा, हुँ, हुँ, मेहनत एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालनी ही राइट, पड़ेगी, बिल्कुल राइट। नहीं तो फिर नहीं होगा। बस वही था सर, मेरा कोई प्लान भी नहीं था सर। हुँ, हुँ। ठीक है, तो एक बात है जो मुझे इनकी पसंद भी आई है और मतलब बहुत सारे बच्चों में मैं देखता भी हूँ और कई सारे बच्चों में मुझे नहीं देखने को मिलती है, ठीक है? तो वो डिफ़रेंस ये है कि जैसे सपोज़ कर लो कि आप तैयारी कर रहे हो, तो तैयारी करने के दौरान आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? आपका लक्ष्य जो होना चाहिए बच्चे आपका टारगेट एग्ज़ाम क्रैक होना चाहिए। इनका भी टारगेट यही था, लेकिन इसके साथ-साथ इन्होंने किसी और दूसरी चीज़ के ऊपर फ़ोकस नहीं किया। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जॉब के साथ-साथ भी इसको क्रैक कर लेते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है बच्चे कि वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा हार्ड वर्क करते होंगे, ठीक है? लेकिन इनका ये था कि नहीं मुझे मुझे अपनी तैयारी बेस्ट देनी है, मुझे अपना इनपुट बेस्ट देना है, एग्ज़ाम क्रैक होगा ही होगा। बस इनका यही मोटिव था। है ना दिव्यांश? जी ओके सर। बेटा, एब्सोल्यूटली राइट। चलिए बेटा, अच्छा तो मैं अब उस स्टेज पे आ चुका हूँ या बोल सकते हो कि आप अपने हिसाब से जो भी बोलना चाहो वो बोल सकते हो, लेकिन फिर मैं उससे उससे पहले मैं एक क्वेश्चन मैं आपसे जस्ट पूछना चाहूँगा कि पूरी तैयारी के दौरान आपको जभी भी जैसे मान लेते हैं कि आपने बोला कि एमसीक्यू वगैरह सर कर लेते थे। तो अगर मेरे गाइडेंस या फिर मेरे एमसीक्यू को अगर रेट करना हो आउट ऑफ 10 तो आप क्या रेट करना चाहोगे? जस्ट बच्चों के लिए रेफरेंस के लिए मैं जानना चाहता हूँ कि आपको आपकी तैयारी में मेरा कितना योगदान रहा है? क्योंकि मुझे ये लगता है पर्सनली तौर पे कि एक जो टीचर का योगदान होता है वो सिंपली गाइडेंस का होता है। बाकी एग्जीक्यूशन से लेकर के उस पे चलने वाला जो काम होता है वो बच्चे का ही होता है। तो बच्चे की मेहनत मुझे यहाँ पे लगती है बच्चे 90% होनी चाहिए और टीचर जो होता है उसकी लाइफ में बोल सकते हो उसको गाइडिंग टॉर्च के जैसे जो काम करता है, उसकी मेहनत सिंपली 10% की होती है। मेरा ऐसा इसलिए मानना होता है क्योंकि टीचर तो पढ़ा बहुत सारे हज़ारों बच्चों को रहा है, लेकिन उसमें से सेलेक्ट जो हो रहे हैं कुछ 500 बोल सकते हो 100-500 बच्चे ऐसे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं ऐसे बोला जा सकता है कि अगर टीचर के ही हाथ में होता सिलेक्शन तो सारे ही बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन नहीं होता है तो उसमें कहीं न कहीं जो इम्पोर्टेंट फैक्टर निकल कर के आता है, वो बच्चे का आता है। तो इसी क्रम में मैं आपसे जस्ट ये जानना चाहता हूँ कि आपकी तैयारी में मेरा आउट ऑफ 10 कितना योगदान रहा होगा? और दूसरी चीज़ जो एमसीक्यू मैंने जो आप लोगों को आपको करवाए थे, उसका योगदान मतलब वो एमसीक्यू का लेवल क्या था? उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए मुझे? सर एक स्टूडेंट के लिए सर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, उसकी तैयारी में वो गाइडेंस ही होती है सर। हुँ, हुँ। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है, तो हुँ, फिर हुँ। उस मेहनत का कहीं फल मिलता नहीं, आप कहीं पहुँचते नहीं। हुँ, हुँ। सर मैं ये मानूँगा कि सर आपकी जो गाइडेंस रही, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रही। हुँ, हुँ। सर रेट तो मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि सर मैक्सिमम 10 बाय 10 ही है जो रेटिंग है। हाँ, मेरी थैंक उतनी यू बेटा, थैंक यू। मुझे नहीं लगता है कि एक स्टूडेंट एक टीचर को कभी रेट कर सकता है। अच्छा, ठीक है। ये कभी एक टीचर स्टूडेंट को रेट कर सकता है सर, लेकिन एक स्टूडेंट कभी भी टीचर को रेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता नहीं होता है स्टूडेंट को, लेकिन एक जो गाइडेंस होती है वो बहुत ज़्यादा उसके लिए हेल्पफुल होती है सर। एक बात मैं यहाँ पे दिव्यांश के लिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि अब देखिए बच्चे जब आप स्टूडेंट होते हो, जब तक सेलेक्ट नहीं हुए रहते हो ना तब तक आप मेरे लिए स्टूडेंट हो, तब तक मैं आपको हो सकता है मैं डाँट भी दूँ, ठीक है? लेकिन जब बच्चा सेलेक्ट हो जाता है ना, वो एक टीचर का एक मित्र जैसा हो जाता है। तो मैं यहाँ से इनसे एक जस्ट मित्रवत एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ या फ्रेंडशिप के तरीके से बोल सकते हो कि एक जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, वहाँ से एक मेरा बच्चा है जो कि नहीं-नहीं तो कम से कम 8 से 9 एग्ज़ाम क्रैक किए। जेईई लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। चाहे वो सेल के लिए बात किया जाए 2021-22 के आस-पास सेल हुई थी। फिर बार्क में उन्होंने उसी टाइम के आस-पास क्रैक किया था। फिर अभी दिल्ली जल बोर्ड का एग्ज़ामिनेशन हुआ था, वहाँ से मैकेनिकल का क्रैक किया हुआ था। अभी वो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? और उनका पीसीएस मेंस भी हो गया है और आज भी मेरे टच में है। वो इवन कि मेरे से इतना डिस्कस करके जाते हैं, सर पीसीएस का स्ट्रैटेजी क्या रखें? उनके लिए सिंपली ये होता है कि सर आप जो बता दोगे मैं वही करूँगा। तो कहीं न कहीं जैसे इन्होंने दिव्यांश ने बोला बिल्कुल सही बात बोली कि गाइडेंस जो होती है ना हमें ये पता होना चाहिए कि रास्ता कौन-सा लेना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब उस रास्ते पे चलने लगते हो तो हो सकता है कोई रास्ता 1 किलोमीटर लंबा हो, कोई रास्ता हो सकता है 10 किलोमीटर लंबा हो। लेकिन टीचर का गाइडेंस ये इतना हेल्प करता है कि आपको शॉर्टकट बता दे कि इसके सिलेक्शन के लिए सही रास्ता कौन-सा है ना दिव्यांश? बिल्कुल करेक्ट सर। हाँ,
तो दिव्यांश, मुझे ये लगता है कि अब मैं यहाँ पे इस सेशन को एंड करने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बोलना चाहूँगा बच्चे। कि पहली चीज़, आप अपने चेहरे पे स्माइल लाइए। क्यों लाइए? इसके पीछे रीज़न है कि आपने फोड़ा है बेटा, ठीक है? आपने फोड़ा है इस चीज़ को। आप जैसे होता है ना कि कई सारे मतलब हमारे बैक ऑफ द माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। बैक ऑफ द माइंड में चलने की चीज़ें क्या हैं कि यार फाइनली मेरा हो गया है, अब आगे की ये प्लानिंग है, आगे की वो प्लानिंग है। लेकिन एट द सेकंड चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ बच्चे कि ये जो लाइफ में एक्सपीरियंस है ना, ये एक्सपीरियंस आप बहुत रेयरली एक्सपीरियंस करोगे। मतलब क्या है कि जब सेलेक्ट हो जाओगे तो उस टाइम, फॉर द टाइम बिंग, आपको घर से एप्रिसिएशन मिलेगी, आपको टीचर से एप्रिसिएशन मिलेगी और साथ ही साथ में आपको अपने दोस्तों से भी एप्रिसिएशन मिलेगी। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप तैयारी कर रहे होते हो ना बच्चे, तो उस टाइम पे अकेले होते हो और उसी टाइम पे सही गाइडेंस की जरूरत होती है। राइट राइट दिव्यांश? हाँ, उस टाइम पे कोई साथ में नहीं होता। मतलब जैसे दिव्यांश भी बोल देते कि जब नहीं होता था तो मैं अकेले हो जाता था, मम्मी पापा पूछते थे, सब लोग पूछते थे कि क्या है, चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो बच्चा नहीं बोल पाता है। क्यों नहीं बोल पाता है? कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मेरी तैयारी में कुछ ना कुछ कमी रह गई और उस चीज को कोई और ज्यादा समझ नहीं सकता बेटा। क्यों? क्योंकि उस फेज से सिर्फ और सिर्फ वही गुजर रहा है। या तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा अच्छे से टीचर के साथ कनेक्टेड हो तो टीचर भी समझ लेगा। क्योंकि एक इंसिडेंट मैं यहाँ पे एक और चीज क्लियर करना चाहता हूँ। एक कोलकाता के मेरे बोल सकते हो कि स्टूडेंट है। अब उनसे तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है, तो उनके जब भी मार्क्स मैंने देखे ना, अभी इसरो का एग्जामिनेशन दिए थे, उनका 1 मार्क्स से रहा। उससे पहले उन्होंने वेस्ट बंगाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एग्जामिनेशन दिया था, उसमें उनके 0.25 मार्क्स से रहे हैं और उनका एज भी लगभग वो बोल सकते हो 30 प्लस हो चुका है। वो कई बार मेरे से फ्रस्ट्रेट, मतलब एक डिमोटिवेशन आ ही जाती है बच्चे, कितना भी बोल लो कि डिमोटिवेशन नहीं आता है, नहीं आता, नहीं आता है, इससे बोलने से नहीं, डिमोटिवेशन आ जाता है क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं 3 साल 4 साल से रगड़ रहा होता है, उसी फेज में रुका हुआ होता है। लेकिन जब मैं उनके मार्क्स देखता हूं तो मुझे एक ही चीज याद आती है कि आप सिंपली इस मंजिल को बोल सकते हो इतना पूरा रास्ता कवर कर चुके, बस ये वाला गैप बचा हुआ है कि जस्ट एक बाउंड्री क्रॉस करनी है। मतलब आप बाउंड्री पे पहुंच चुके हो, बाउंड्री के इस पार आप खड़े हो, बाउंड्री के उस पार बस सिलेक्शन लेना है। मतलब पूरा का पूरा रास्ता आपने कवर कर लिया है। एट द सेम टाइम बस उस बाउंड्री को क्रॉस करना बचा है। तो मतलब होते हैं बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे या स्टूडेंट्स ऐसे मिल जाएंगे जो कि इसी कंडीशन में आप लोग के लिए फंसे हुए होंगे। लेकिन एट द सेम टाइम फिर से मैं दिव्यांश को बोलूंगा, भाई इंजॉय करिए, खूब मस्त रहिए। और आपके जैसे बोल रहे थे ना कि सीआईएल मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए सर मुझे हेल्प चाहिए होगी, गाइडेंस चाहिए होगी बच्चे, बिल्कुल यहाँ पे आप मेरे साथ अगर जुड़े हुए हो तो बिल्कुल भी कोई भी स्टेप में अगर आपको लाइफ में, मैं सिंपली सीआईएल मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लाइफ के किसी भी स्टेज में अगर आपको जरूरत पड़ती है तो सिंपली कॉल करिएगा और कॉल करके जो भी मेरे साथ डिस्कशन करना चाहते हो बच्चे बिल्कुल श्योरिटी के साथ करिएगा और कभी भी अपने आप को छोटा या अकेला मत समझिएगा। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। और फिर अगर आप जाते जाते कुछ बोलना चाहते हो हमारे प्यारे बच्चों के लिए तो उसके लिए भी कुछ 2-4 वर्ड्स बोल दीजिए कि बच्चों का तैयारी किस किस पॉइंट वाइज बता दीजिए बच्चे क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए, बस यही लास्ट में रहेगा। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। अब पहले तो आपकी गाइडेंस के लिए आपको आपका योगदान सर, जो गाइडेंस देने में बहुत हेल्पफुल रही है। और स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसको अगर आपको क्रैक करना है तो आपको 3 चीज़ें तो करनी ही होगी। सबसे पहला सिलेबस कवरेज, जितना सिलेबस उसको कवर कीजिए। दूसरा, उसको पीरियोडिकली रिवाइज करते रहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है, वरना दिमाग से चीज़ें निकल जाती हैं। बिल्कुल, लगता है कि बिल्कुल। नया नया है, ये कभी पढ़ा था 1 महीने पहले तो नया हो गया, कैसे पढ़ा। तीसरा, टेस्ट सीरीज, एक कोई रिलायबल जहाँ पे आपको लगे एक टेस्ट सीरीज, ये 3 चीज़ आप फॉलो करेंगे और प्लस थोड़ा सा आप जैसे टीचर्स की गाइडेंस रहेगी बिल्कुल तो बिल्कुल। आराम से कोई भी समय लग सकता है सर। आपको ये मानना चाहिए कि जितना अगर कोई 0.5 मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स से रह रहा है, उसको ये समझना चाहिए कि वो जितना दूर सिलेक्शन से है वो उतना पास ही सिलेक्शन से, क्योंकि 2 नंबर और आएंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सिलेक्शन और उसमें जैसे आपने बताया सर, बाउंड्री के इधर ही है उधर ही जाना है। तो बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और मेहनत करते रहिए। और यही कहावत है सर कि कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। यस। एक सिंपल फंडा है, तो अपना के चलिए जी जी। और आप जो भी अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट बेटा। ठीक है दिव्यांश, तो फिर आज के इस सेशन को मतलब दिव्यांश का इंटरव्यू आप लोगों के लिए यहीं पे मैं होल्ड डालता हूँ क्योंकि बहुत सारे डिस्कशंस हो गए हैं दिव्यांश के साथ और भी बाकी चलते रहेंगे साथ ही साथ में। लेकिन आपकी जो पढ़ाई है, जो आपकी स्टडी है, उसको नहीं रोकना है। और साथ ही साथ में जो दिव्यांश जो चीज़ सीखने वाली है, इस इंटरव्यू का क्रक्स क्या है बच्चे? इस इंटरव्यू का क्रक्स ये है कि दिव्यांश ने पहले 2020 में अपना बीटेक किया, फिर उसके बाद इन्होंने जॉब किया, जॉब करने के बाद फिर से तैयारी में आया, मतलब तैयारी से डिस्कनेक्टेड हो गए थे एक तरीके से। फिर उसके बाद तैयारी में आया और तैयारी के बाद फिर इन्होंने एग्जाम फोड़ा है, इवन कि एसएससी में तो हो ही चुका है। फिर उसके बाद आरआरबी जेईई लाइनअप में है और इनका ये एम है कि भाई सीआईएल मैनेजमेंट ट्रेनिंग में भी
क्रैक करना है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ये क्रैक कर भी लें, क्योंकि जैसा कि मैंने बोलता हूँ बच्चे कि सिंपली एक बार जब हर्डल क्रॉस कर लेते हो, जैसे इनर्शिया की वजह से कई बार क्या होता है ना, जब साइकिल पे पैडल मारते हो तो पहली बार पैडल लगाने में आपको ज्यादा धक्का लगाना पड़ता है। उसी तरीके से जब एग्जाम एक क्रैक होने स्टार्ट हो जाता है ना, तो मल्टीपल एग्जाम क्रैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चे, मिलते हैं फिर किसी इसी तरीके के डिस्कशन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।